आज मार्केट के अंदर अगर आप गिफ्ट निफ्टी चेक कर रहे हैं तो आप हरा निशान देख पा रहे होंगे। असल में उतार चढ़ाव मार्केट्स के अंदर जारी रहेगा, वो आपको विक्स से काफ़ी हद तक पता लग जाता है और आप ऑलमोस्ट विक्स को रोज भी देखते होंगे। अगर आप नहीं देखते तो कम से कम ईटी नाउ स्वदेश देख के विक्स की इंपॉर्टेंस और उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स में, एक काफ़ी हद तक आप जान गए होंगे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा। अगले आधे घंटे में आपके सामने एक ऐसा कार्यक्रम पेश करूंगा जिसमें आप सब कुछ, यानी कि इसको मॉर्निंग डोज कहते हैं ना टिपिकली, वो आपके सामने होगी। इसमें होगा बाजार की स्ट्रेटजी, इसमें हम F&O के बारे में बातचीत करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स की चीज़ें आपके सामने रखेंगे, स्टॉक्स इन न्यूज़ जो रही हैं, खबरें बाजार कल बंद होने के बाद वो होंगी, कमोडिटी मार्केट्स का भी एक आउटलुक लेंगे और साथ ही साथ जानेंगे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। तो ये पावर पैक आधा घंटा है। ये आधा घंटा देखने के बाद कम से कम आप सुबह सुबह की आधे से ज़्यादा तैयारी करके बैठ जाएंगे बाजार की कि आज आखिरकार हमको करना क्या है, या फिर कैसे ट्रेड लेना है या फिर नहीं भी लेना है। धीरे धीरे करके मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन कल के बाजार और आज के बाजार को अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे तो एक दो चीज़ें बड़ी बदलाव में हुई हैं। मैं आगे चल के वो कार्यक्रम में एफआईज की होल्डिंग्स के बारे में भी आज जिक्र करेंगे और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में जो उतार चढ़ाव इस समय हो रहा है उसको भी थोड़ा जज करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि नैस्डैक के अंदर बढ़त दिख रही है बट डाउ थोड़ा थोड़ा आके रुक रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल देश के प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात रखी तो उसका इम्पैक्ट कल मार्केट में नोटिस हुआ है। वो इम्पैक्ट क्या आज भी रहेगा बाजार पे, या फिर जो एफआई से थोड़ा माल काटा है क्या उसका इम्पैक्ट आएगा मार्केट्स पे, ये सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके हम अभी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 85 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय आपको 24,726 के आसपास दिख रहा होगा गिफ्ट निफ्टी का भाव। ग्लोबल मार्केट से करेंगे शुरुआत और अभिषेक मेरे जो सहयोगी हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि इस समय के संकेत क्या हैं। अभिषेक गुड मॉर्निंग, जरा आप मेरे को बताइएगा कि नैस्डैक में तेज़ी क्यों है और डॉलर रुक क्यों रहा है बार बार, और दूसरा सारी चीज़ें मतलब चेक एंड बैलेंसेज हैं, कहीं पे कुछ एबनॉर्मलिटी है तो पहले वो वाला हिस्सा बताओ जहाँ पे थोड़ा एबनॉर्मल दिख रहा है सब कुछ। भी गुड मॉर्निंग। एबनॉर्मल की बात करें तो थोड़े जियोपॉलिटिकल जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती फिर से दिख रही हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इजराइल ने गाजा में हॉस्पिटल के नज़दीक एक हमला किया है और अलग अलग मीडिया हाउसेस के हवाले से अलग अलग डेथ के फिगर आ रहे हैं। अल जजीरा का कहना है कि 51 लोग मारे गए हैं। बीबीसी के हवाले से खबर है कि वहाँ पर 28 लोगों की मौत हुई है। तो वहाँ पर जो युद्ध विराम की स्थिति बनी थी वो थोड़ी सी टेंशन एस्केलेट होती दिख रही है मिडिल ईस्ट में फिर से। एक चीज़ और है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उन्होंने $600 बिलियन की डील भी की है, जिसमें कि करीब $140 बिलियन की आर्म्स की डील है। सीरिया पर अमेरिका ने सैंक्शंस हटाए हैं, ये कुछ अपडेट वहां से है। और इस बीच क्या रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम होगा, इस चीज पर सभी की नजरें हैं। जेलेंस्की का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो थोड़े डरे हुए हैं उनसे फेस टू फेस बातचीत करने के लिए, जो कि तुर्की में होने वाली है या फिर ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल तनाव है। बाकी चीजें थोड़ी समान होती जरूर दिख रही हैं। हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह से ट्रेड डील हुई है और उसके बाद वहां के बाजारों में तेजी बनी थी, तो डाउ में करीब 1150 अंकों की तेजी थी। कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का सत्र आया और डाउ जोन्स 270 अंक नीचे आकर बंद हुआ है। नैस्डैक की बात करें, वहां पर तेजी लगातार जारी है और 300 अंकों की कल हमने तेजी नैस्डैक में देखी, यानी कि लगातार 5 दिनों की तेजी हो चुकी है नैस्डैक में और इन 5 दिनों में नैस्डैक करीब 1300 पॉइंट चढ़ चुका है। एक अच्छा फिगर और आया है अमेरिका में और वो है सीपीआई का, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जिसको हम रिटेल महंगाई दर कहते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा कोर सीपीआई का। और जो सीपीआई का जो फिगर आया है ओवर ईयर ऑन ईयर जो नंबर्स आए हैं वो 4 साल के निचले स्तर पर है, यानी कि फरवरी 2021 के बाद की सबसे कम रीडिंग आई है और ये रीडिंग रही है 2.3% का। कोर सीपीआई है 2.8%। तो एक राहत की चीज वहां से जरूर निकल के आई है और इससे भी जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उनका सेंटिमेंट थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ है। बाकी अगर हम शेयरों की बात करें,
आईटी स्टॉक्स का जोश लगातार कायम है। एनवीडिया में कल हमने 5% की तेजी देखी है और 5% की तेजी के भी पीछे वजह ये रही कि एक डील हुई है कि सऊदी अरब को एनवीडिया 18,000 एआई चिप्स की सप्लाई करेगा। इसके चलते तेजी रही। एप्पल में लगातार चौथे दिन कल तेजी रही। अमेजोन में लगातार 5वें दिन मजबूती रही। आईटी की अगर हम इतर बात करें तो गोल्डमैन सैक्स में 5वें दिन और डिज्नी में लगातार छठे सत्र में हमने तेजी देखी है। एक शेयर गिरा भी है काफी तेजी के साथ और वो है अमेरिकन ईगल, जिसमें 15% की भारी गिरावट आई है क्योंकि उन्होंने अपना फुल ईयर का जो गाइडेंस था उसको इन्होंने वापस ले लिया है। लेकिन आईटी स्टॉक्स में कल एनवीडिया, टेस्ला, मेटा, अमेजॉन ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पर कल बढ़िया सत्र बीता है। एशियाई बाजारों की बात करें, 4 दिन लगातार हमने देखा था कि जापान का बाजार निकेई चढ़ा था। 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगी है। फिलहाल करीब 250 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो तेजी वहां पर लौटी है, करीब 225 अंक ऊपर है। हैंगसेंग चीन के बाजार में थोड़े पॉजिटिव बायस के साथ फ्लैट कारोबार हो रहा है। कोरिया के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि तेजी है, आज लगातार तीसरे दिन और आधे % की तेजी पर कारोबार हो रहा है। अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो अब ये जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच में डील हुई है, यूएस में जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है उससे थोड़ा सपोर्ट मिला है क्रूड को और ब्रेंट क्रूड कल 2-2.5% चढ़ा है। भाव हो गया है $66 के भी ऊपर का, अपने कंफर्ट रेंज के अंदर है। अभी फिलहाल उसको लेकर कोई टेंशन की बात नहीं है। सोने की बात करें, हमने 3% की तेज गिरावट देखी थी परसों के सत्र में, लेकिन कल थोड़ी सी लोअर लेवल से सपोर्ट आई है। हालांकि भाव अभी भी $3250 के आसपास है, एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ हमने सोने में भी देखा है। बाकी अगर हम लेवल्स की कुछ बात करें, डॉलर इंडेक्स करीब 101 के आसपास का है और यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो धीरे धीरे स्पाइकअप होकर 4.5% के आसपास की हो गई है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी की स्थिति में सुधार की उम्मीद यहां से की जा रही है। बाकी बार्कलेज हो गया या फिर जेपी मॉर्गन हो गया, जिन्होंने अमेरिकी इकोनॉमी की मंदी में जाने को लेकर आशंकाएं जताई थी, वो धीरे धीरे करके अपना मंदी का अनुमान जो है उसमें कटौती भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल संकेत ऐसे, फ्रंटलाइन ठीक है, थोड़े से जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आगे हो सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई तनाव की बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है करीब 90 अंकों पर खुलने के डिम्पी। ठीक है, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, इस पूरी चर्चा के अंदर जो गल्फ में गए हैं सबसे ज़्यादा चर्चा तो उनको जो गिफ्ट में वो जेट मिलने वाला है वो मिल गया अभिषेक जी इनको, जो कतर उनको देना चाहता था एज अ गिफ्ट। शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता देता हूँ कि शायद वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस गिफ्ट को जो कतर उनको देना चाहता है और वो उनके बेड़े में शामिल हो जाएगा। ये अब तक का मतलब किसी भी बड़े नेता को दिया गया सबसे महंगे गिफ्ट या उपहारों में से एक है, इसलिए इसकी चर्चा ज़्यादा है कि गल्फ़ कंट्री में जब वो जा रहे हैं तो उनको एक उपहार भी मिलने जा रहा है। खैर एनी हाउ, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने धीरे धीरे करके और भी रखेंगे, लेकिन अभी ज़रा मार्केट का सेटअप चेक करवा लेते हैं। ये आप वो जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सऊदी अरब में जब वो पहुँचे तो बिन सलमान के साथ उनकी तस्वीरें हैं और यहाँ पे जो एक डील हुई है उसमें एक रक्षा डील भी शामिल है, उनके हथियारों की डील भी है। और टिपिकली आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे बड़े कारोबारी के तौर पर है जब हथियारों की बात होती है। बट एनी हाउ, अब इससे ज़रा बाहर आ जाते हैं और इंडियन मार्केट्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कल जो मार्केट्स के अंदर क्रैक हुआ है उसमें 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैं इस बार एफआईज के साथ शुरू करूँगा। एफआईज की होल्डिंग सीधा 50% से घटकर 37% हुई है और मैंने कल परसों भी आपको नोटिस कराया था कि सीज़ फायर से पहले, सीज़ फायर के बाद दोनों ही कंडीशन में इसकी होल्डिंग नहीं घटी थी, वो थी करीब 50% आसपास। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री ने बात रखी कि ना तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है और ना ही हमारे स्टांस में कोई चेंज हुआ है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि बॉर्डर्स पे तनाव अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। ये शायद आगे और भी बढ़ सकता है अगर कोई अनहोनी घटना वापस घटती है तो। इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है कि एफआईज का एक मेजर कट एकाएक लगा। कल आप देखेंगे अभी तक जितना भी आप डाटा देखते थे अमूमन सब में आपको प्लस 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 दिखता था, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शंस हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे वो स्टॉक्स के ऑप्शंस हो, सब जगह पर। लेकिन कल ना केवल कैश में बेचा, इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा, ऑप्शंस में बेचा, टोटल होल्डिंग्स भी कम की हैं। तो ये सारी चीज़ें कल मार्केट्स के अंदर हुई हैं। तो एफआईज का पलड़ा जो भी 50% तक भारी था वो घटकर सीधा 37% हुआ है। एक और चीज़ मेरे को मॉर्निंग में आज आपको बतानी है, हालांकि मैं और इसमें डिस्क्राइब करूंगा 8 बजे वो है रिटेल का पार्टिसिपेशन।
रिटेल अभी 50% से कल नीचे था, लेकिन डिप में रिटेल माल भर रहा है और एफआईज ने माल छोड़ा है। ये अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आके मार्केट को अब समय लगेगा इस रेंज को पार करने में। जो कल परसों का हमने रीसेंट हाई बनाया है उसको पार करने में बाजार उतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। 54 से 55% रिटेल की पोजीशंस आ चुकी है सिस्टम में। अब आते हैं डीआईएस के पास। तो डीआईएस के पास होल्डिंग अभी भी ठीक है, वो कम नहीं हुई है। 60% से ऊपर की होल्डिंग्स उनके पास अभी भी मेंटेन्ड है, तो वो ओके है, उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70% है फाइनल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन जो स्टांस शिफ्ट होता है ना होल्डिंग्स का, वो आपको रिटेल में और एफआईज में देखना चाहिए। तो एफआईज में थोड़ा घटा है और रिटेल में थोड़ा बड़ा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स टू वीक हैंड्स थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ है। एक और पॉइंट मैं आपको नोटिस कराता हूँ, शायद आप उसको नहीं देखते होंगे इतनी गंभीरता से, वो है बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। आपको पता है उनका ओपन इंटरेस्ट 60,000 से भी कम हो गया है कॉन्ट्रैक्ट्स का। ये बहुत ज़्यादा लाइट पोजीशंस है और कल अनवाइंडिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। इसका मतलब यह है कि जितने मंदी के सौदे थे, यानी कि तेज़ी के सौदे थे, और अनवाइंड कर देगी सिस्टम में। पोजीशंस बैंक निफ्टी की काफ़ी लाइट है और ऊपर से विक्स 18 का खड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी बहुत ज़ोर से ऊपर नीचे करेगा, वो कभी भी करे, चाहे वो ऊपर आते समय रिकवरी के तौर पे करे या फिर वापस ब्रेक डाउन करके नीचे जाने की तरफ करे। बी अवेयर इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी लाइट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। आज क्या करना चाहिए, तो बस मैं एक छोटा सा पॉइंट डाल देता हूँ, उसका आदित्य अग्रवाल आपको सारी चीज़ गाइड कर देंगे। मेरे हिसाब से आज का दिन भी नो ट्रेड जोन है, क्योंकि अब आप दूसरी रेंज के अंदर आ चुके हो, जो कि 24,500 से शुरू होती है और 24,800 पे आके ख़त्म हो रही है। इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या लोअर लेवल या अपर लेवल हम टेस्ट नहीं करते, बीच में खड़े होकर कोई काम मत करना। या तो 24,800 के आसपास आके माल को बेच दो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, या तो 24,500 के आसपास आके खरीद लो माल को 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इसमें स्विंग के बेनिफिट्स तो ले जाओगे आप, लेकिन वैसे आपको बेनिफिट नहीं होगा अगर आप बीच में ट्रेड लोगे। उससे क्या होगा, विक्स आपको डिस्टर्ब करेगा, गलत फैसले लेगा। तो इसलिए आज या तो डिप के आने की वेट करो या फिर राइज को टिकने की वेट करो। जब तक ये नहीं होता तब तक बड़े सौदा लेना नहीं। मेरे हिसाब से मैं रेंज आपको फिर से बताता हूँ, 24,400-500 वाली रेंज एक सपोर्ट रेंज है। अब 24,800 850 वाली रेंज एक रेजिस्टेंस रेंज है। इसके बीच में बाजार फंसा हुआ है। डिप मिलेगा प्लस करना, ऊपर जाएगा तो सेल करना। इसी स्विंग के बेनिफिट इसी तरह से लेने का है। और दूसरा, वॉल्यूम थोड़े कम रखना। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी, क्योंकि हम 55,000 के नीचे बंद हुए हैं, तो 54,900 के आसपास में, तो 54,800 54,500 दो सपोर्ट एरिया है। डिप मिल है प्लस कर लेना, ऊपर आते समय 55,200 55,300 से बेच देना। ये रफ हमने आपके सामने आइडिया, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस वगैरह सब रख दिया। आदित्य अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। लेकिन आदित्य से बातचीत करने के पहले राजेश भोसले जी, जो कल के हमारे मेहमान थे, आदित्य को भी लेके आओ एक बार जरा फोनों पे, विंडो पे। आदित्य नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज आप सुबह सुबह उठे हैं ना हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे कल राजेश भोसले भी जुड़ रहे थे हमारे साथ आदित्य, तो उन्होंने हमको 2 शेयर्स दिए थे। पहला दिया था मैक्स हेल्थ केयर और दूसरा दिया था पिरामल एंटरप्राइजेस। दोनों बाय की कॉल थी और दोनों कल बढ़िया बंद हुए। दिखा दो स्क्रीन पे। भले कल बाजार बंद हो रहे थे खराब, लेकिन वो दोनों शेयर की क्लोजिंग उतनी खराब नहीं हुई और बढ़िया से अच्छा कल निवेशकों को पैसा बना। आदित्य नमस्ते, आई होप आपके पास भी आज बढ़िया शेयर होंगे। ये सुबह का 7 बजे का हमारा शो है, ये इसको हम पावर पैक शो बनाना चाहते हैं और मेरे को लग रहा है आप जो ट्रेड देंगे वो बहुत ही शानदार होंगे आज के। आदित्य गुड मॉर्निंग, बताइए आज अपने ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल दमदार 2 ट्रेड लेकर आया हूँ मैं। पहला स्टॉक है एबीबी का। खरीदारी करनी चाहिए, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है डिम्पी जी यहाँ पे और एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो लो रिस्क लो रिवॉर्ड ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी के मार्केट में, क्योंकि जैसा आपने कहा कि विक्स 18 के आसपास है और थोड़ी बहुत गिरावट हमने कल मार्केट में देखी, तो रेंज में मार्केट रहेगा। तो इस दौरान मैं कोशिश कर रहा हूँ एक लो रिस्क लो रिवॉर्ड ट्रेड लेने के लिए, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड देखने के लिए। तो एबीबी पहला ट्रेड है मेरे तरफ से। 6150 का टारगेट है, इसमें 5400 का स्टॉप लॉस है। फिर से रिपीट करता हूँ, एबीबी बाई रिकमेंडेशन है, 6150 का टारगेट, 5400 का स्टॉप लॉस। सेकंड है पॉलिसी बाजार। एक अपने कंसोलिडेशन के बाद 200 डीएमए के ऊपर ब्रेकआउट करके स्टॉक चलने लग रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि उसमें भी मोमेंटम बिल्डअप होनी चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1850 का टारगेट, 1650 का स्टॉप लॉस।
तो आपका एबीबी मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है और पीबी फिनटेक भी आपने दिया है, ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा आदित्य, एक छोटा सा पॉइंट है, इन दोनों में से ज़्यादा पावर किसके पास है? मुझे लग रहा है यहाँ पे एबीबी में मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा स्पीड से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि हमने देखा स्टॉक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है पूरी रैली में। और उसके साथ अगर हम बाकी उसके पियर्स देख ले तो उन्होंने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन दिखाया है। तो मुझे लग रहा है एबीबी कहीं ऐसा पड़ाव पे आके खड़ा है जहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली हमने एबीबी में देखने मिल सकती है। ठीक है आदित्य, ऑप्शंस तो नहीं लेना, सीधा शेयर ही ले लेना, कैश और फ्यूचर जैसा ठीक बनता हो। ऑप्शन तो ना करना कोई ट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, ऑप्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी मोमेंटम पिकअप नहीं हुआ है स्टॉक में। एक बेस फॉर्मेशन हो गया है। अगर स्टॉक 5800 के ऊपर चलता है तो ऑप्शन ट्रेड के लिए देखिए, अदरवाइज अभी मैं सजेस्ट करूंगा फ्यूचर या कैश के साथ ही ट्रेड करें। ठीक है बॉस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक आपके पास दो शेयर आ चुके हैं। फर्स्ट इज एबीबी आया है, दूसरा है पीबी फिनटेक। मार्केट्स में ये है कि रेंज में रहेगा, डिप में प्लस करना, ऊपर पे सेल करना है। रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोबल मार्केट से संकेत खराब नहीं है, अभी तक ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी भी चल रहा है 90 पॉइंट ऊपर। अब जरा अर्निंग्स की बात करते हैं, क्योंकि अर्निंग्स पूरे जोर से आ रही हैं और अर्निंग्स में क्या अच्छी क्या खराब, कौन सी सपाट है, एक बार बताने के लिए रविंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जरा मेरे को आराम से बताइएगा कि किसके नंबर्स खराब हैं, किसके नंबर ठीक है और किसके नंबर इन लाइन हैं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले हम कुछ निफ्टी कंपनीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर टाटा मोटर्स ने कल अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1,19,503 करोड़ पर देखने को मिला है। और अगर बात करें मार्जिन्स की, हालांकि कंपनी का जो मार्जिन्स है वो फ्लैट देखने को मिला है 13.9% पर। अगर बात करें JLR एबिट की, तो JLR को जो एबिट है वो 10.7% पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के जो Q4 के नंबर रहे वो अबव एस्टिमेट रहे। अगला जो है भारतीय एयरटेल, जहाँ पर भारतीय एयरटेल ने भी जो है कल अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 6% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें एबिटा मार्जिन्स की, तो एबिटा मार्जिन्स उसमें जो है ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट का अपटिक देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो 54.5% से बढ़कर 56.4% पर देखने को मिला है। रही अगर बात करें आरपू की, तो आरपू जो है कंपनी का 245 रुपीज़ पर देखने को मिला है, जो फ्लैट रहा है। तो ओवरऑल भारतीय एयरटेल के जो नंबर थे Q4 के वो इनलाइन रहे विद एस्टिमेट। अगला जो है भारतीय हेक्साकॉम, जहाँ पर भारतीय हेक्साकॉम का जो रेवेन्यू है उसमें जो है 1.5% की जो है अपटिक देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट जो है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 261 करोड़ से बढ़कर 468 करोड़ पर देखने को मिला है। और कंपनी ने जो है Q4 में जो कैपेक्स है वो 425 करोड़ का कैपेक्स खर्च किया है। अगला जो है गैलेक्सो फार्मा, जहाँ पर गैलेक्सो फार्मा के जो Q4 के जो रेवेन्यू है उसमें 5% की जो है अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला 35% का, जो 195 करोड़ से बढ़कर 263 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं मार्जिन्स में भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है 27.7% से बढ़कर 34.2% पर। अगला जो है GRSC, जहाँ पर गार्डन शिप बिल्डर का जो रेवेन्यू है कंपनी का उसमें जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 62% की यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जो 112 करोड़ से बढ़कर 244 करोड़ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल GRSC के जो Q4 के नंबर रहे वो अच्छे रहे। अगला जो है ITD, जहाँ पर ITD का जो Q4 का जो रेवेन्यू है उसमें जो है 10% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी जो 89 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ पर देखने को मिला है। और मार्जिन्स जो है वो 9.8% से बढ़कर 10.5% पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल ITD सीमेंटेशन के जो नंबर रहे वो अबव एस्टिमेट रहे। ओके ठीक है। तो नंबर्स का तो आपने हमको पूरा बता दिया अच्छे से कि कौन से खराब हैं कौन से ठीक है। रविंद्र, एक काम और कर दो, जरा स्टॉक से न्यूज़ भी बताओ, आज की खबरों वाले शेयर्स। जी, खबरों वाले शेयर्स में अगर बात करें तो उसमें से पहला शेयर है महिंद्रा लाइफ स्पेस, जहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने जो है वहाँ पे फंड रेस का अप्रूवल दे दिया है और कंपनी जो है 1500 करोड़ का फंड रेस करने वाली है राइट इशू के तहत। अगला जो है ऑरोबिंदो फार्मा, जहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है क्यूरेटेक बायोलॉजिक, उनको जो है UK MHR से अप्रूवल मिला है उनके बायोसिमिलर ड्रग जेफ्लिट के लिए। इसी के साथ साथ गेल भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर गेल और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो है एक MOU साइन किया है, जिससे कि कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने वाली है अप टू 1 गीगावाट
कर्नाटक में। अगला जो है पंजाब एंड नेशनल बैंक, जहाँ पर पंजाब एंड नेशनल बैंक ने जो है सप्लीमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि बैंक जो है उनका जो एंटायर स्टेक है इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में उसको सेल करने वाली है। और इस सेल से जो कंसिडरेशन रहेगा वो 34 करोड़ का रहेगा। आखिर में बात करेंगे यहाँ पे जो है आज फोकस में रह सकता है कोरोमंडल इंटरनेशनल और नायका, जहाँ पर MSCI में रेजिंग में जो है कोरोमंडल इंटरनेशनल और नायका जो है ये ऐड हो सकते हैं MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में। और ये जो चेंजेस है वो 38 मई से इफेक्टिव होएगा। और IIFL रिसर्च के मुताबिक कोरोमंडल का जो कोरोमंडल के इंक्लूजन से जो पैसिव इनकम है वो $227 मिलियन का रह सकता है। वहीं नायका का जो है $181 मिलियन का रह सकता है। तो नायका और कोरोमंडल भी जो है आज फोकस में रह सकते हैं। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ सुबह सुबह बताने के लिए। तो आपने हमको एक तो अर्निंग्स और स्टॉक्स एंड न्यूज़ की डोज पूरी दे दी है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, 96 अंकों की बढ़त अभी भी गिफ्ट निफ्टी पर दिख रही है। एक काम करते हैं, कॉमोडिटी का एक आउटलुक भी फटाफट से आपके सामने रखते हैं। अजय केडिया हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत जानकार हैं, उनसे जरा कनेक्ट करते हैं। अजय भाई नमस्ते, सोने और चांदी में क्या करना है सर? वेरी गुड मॉर्निंग दिव्य जी। बिल्कुल, अगर सोने चांदी की बात करें तो सोमवार को 4% का बड़ा करेक्शन या हम बोल सकते हैं क्रैश आया था सोने में। एंड कल हमने थोड़ा रिट्रेसमेंट देखा, जिस ढंग से इन्फ्लेशन के नंबर एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड अच्छे आए हैं। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि जिस ढंग से US चाइना का कंसर्न पुल ऑफ हुआ है और रशिया यूक्रेन का भी पुल ऑफ रहेगा, तो इसका दबाव रहेगा। डॉलर इंडेक्स 101 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो कल के उछाल के बाद आज बिकवाली का मौका रह सकता है। 97,000 पे बेच के चलिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 97,500 का लगाइए, 96,200 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो कभी भी जब बेस मेटल में रिकवरी आती है तो चांदी को उसका सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एक बेस मेटल है। तो चांदी में भी कल हमने अच्छा खासा उछाल देखा है, बस पिछले 1-2 महीने से हमने देखा कि 97, 98 की तो सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो 97,000 पे बेचेंगे, 97,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 95,400 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ठीक है अजय भाई, एक बस लास्ट सवाल, क्रूड को लेकर आपका कोई ट्रेड है? क्रूड में आज कुछ काम करोगे आप? बिल्कुल, जैसे 2025 स्टार्ट हुआ तो ओवरऑल सप्लाई काफी अच्छी रहेगी। कल हमने एक अनएक्सपेक्टेडली जंप देखा, जिस दिन से हम देख रहे थे कि US और ईरान के बीच में पीस टॉक चल रही है, ये न्यूक्लियर डील की बातें चल रही है। बट कल अचानक से एक अपडेट आता है, जब गल्फ विजिट पे US प्रेसिडेंट गए हुए हैं तो वहाँ पे कुछ नए सैंक्शंस की बात की है, जिसकी वजह से उछाल जरूर आया था। बट ओवरऑल सप्लाई अच्छी है, जिसके चलते 5450 पे बेचा जा सकता है 5320 के टारगेट के लिए। ठीक है अजय भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमको अच्छे से गाइड कर दिया, जल्दी अब आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो इस कार्यक्रम का सार यह है कि आपके पास 2 ट्रेड है, ABB और फिनटेक। बाजार पूरी तरह से रेंज पे रहेगा, डिप में प्लस करना, ऊपर पे सेल करना है, और एक खबरों वाले शेयर्स, ये सब कुछ हमने आपके सामने रखे हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे।